ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार है और आज के कार्यक्रम में वर्ण से संबंधित सारी विषयों को लेकर के उपस्थित हूँ। आज का कार्यक्रम बेहद जानने वाला, समझने वाला और अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, तो कहीं जाना नहीं है और हो सके तो इस कार्यक्रम को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। और ये ऐसा एक विषय हो सकता है जो आसानी से आपको अपने वर्ण के मिलान में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले कुछ श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। कहीं जाना नहीं है, बस 10 मिनट का कार्यक्रम आपको बहुत बड़ा विषय दे सकता है। आइए शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान और बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो आपके लिए आवश्यक है। कल के कार्यक्रम में मैंने आपसे बात करी थी कि कैसे हम अपने वर्ण को पहचानते हैं। जिसके लिए मैंने आपको वो सारणी बनाई थी, आप लोगों को याद होगी वो बात। 4, 8, 12 अगर राशियां बनती हैं तो ब्राह्मण वर्ण, अगर 1, 5, 9 राशि बनती है तो क्षत्रिय वर्ण, अगर 2, 6 और 10 बनती है तो वैश्य वर्ण, और अगर 3, 7 और 11 बनती है तो शूद्र वर्ण। कहने का मतलब कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ऐसे ऐसे बैठे हों, मतलब इन राशियों में, तो ये वर्ण हो गया। अब ये आपको पता चल गया कि आपकी कुंडली में वर्ण कौन सा बना, वर पक्ष का, और जातिका की कुंडली में जो कन्या पक्ष है उसमें कन्या का वर्ण कौन सा है। ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई। अब मिलाना कैसे है, तो उसके लिए मैंने इधर एक सारणी बनाई है जिसमें कन्या को इधर रखा है। कन्या जो है वो ब्राह्मण वर्ण की हो सकती हैं, क्षत्रिय की हो सकती हैं, वैश्य की हो सकती हैं, शूद्र की हो सकती हैं। ठीक इसी तरीके से वर पक्ष जो है वो ब्राह्मण का हो सकता है, वर्ण क्षत्रिय का हो सकता है, वैश्य का और शूद्र का। ये जब पता चल जाए तो अब मिलाना कैसे है, तो मान लीजिए 2 जातक हो, एक जातक और एक जातिका। अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण की होती है और जातक भी अगर ब्राह्मण वर्ण का होता है तो विवाह हो जाएगा। अगर कन्या क्षत्रिय वर्ण की है और जातक ब्राह्मण वर्ण का है तो भी विवाह हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कन्या वैश्य वर्ण की होती है और ब्राह्मण वर्ण का जातक है तो भी विवाह हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कन्या शूद्र वर्ण की है और वर ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आता है तो भी विवाह हो जाएगा। मतलब कहने का कि वर की जो वर्ण की स्थिति होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उसको श्रेष्ठ वर्ण में रखा जाना चाहिए। अगर वर वर्ण में श्रेष्ठ हो रहा है तो विवाह हो सकता है। क्लियर है। अब दूसरी बात क्या देखनी है, वर के वर्ण में अब एक निम्नता आ रही है, जहां वो ब्राह्मण से अब नीचे जा रहा है, क्षत्रिय बन रहा है। अगर क्षत्रिय वर्ण का कोई जातक है और ब्राह्मण वर्ण की कोई जातिका है तो विवाह मुश्किल करता है और मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर वर क्षत्रिय वर्ण का है और जातिका भी क्षत्रिय वर्ण की है तो देखिए विवाह हो जाएगा, उसको 1 अंक मिल रहा है और ऐसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है। तीसरी स्थिति जो होती है, अगर वर क्षत्रिय वर्ण का है और जातिका वैश्य वर्ण की है तो भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण में उच्चतम हो रहा है और वैश्य नीचे आ रहा है। वर के वर्ण को ऊपर होना ठीक होता है और वर के वर्ण से जातिका जो है वो निम्न वर्णों की हो सकती है। ये बात यहाँ पे अच्छी बात है। तीसरी स्थिति बनती है कि क्षत्रिय वर्ण का जातक और शूद्र वर्ण की जातिका, विवाह देखिए यहाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ पे विवाह हो सकता है। क्लियर है। अब दूसरी बात, अब वर के वर्ण में फिर से एक स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, जहां वो पहले ब्राह्मण वर्ण का था, फिर क्षत्रिय वर्ण का हुआ, फिर वैश्य में आ रहा है। तो कोई ऐसी पत्रिका आती है जिसमें वर जो है वो वैश्य वर्ण का बन रहा है और अगर जातिका ब्राह्मण वर्ण की बन रही है तो देखिए विवाह नहीं हो सकता है।
पर इसके परिहार क्या होंगे वो भी मैं इस कार्यक्रम में बताने वाला हूं। दूसरी स्थिति क्या बनती है, अगर वर वैश्य वर्ण का है और कन्या क्षत्रिय वर्ण की है तो भी विवाह नहीं हो सकता है, या इसके परिहार को तलाशना होगा। पर अगर वैश्य वर्ण का जातक होगा तो यानी कि वो निम्न कोटि का हो रहा है, और वैश्य वर्ण अगर है तो वो विवाह तो हो जाएगा, पर वैश्य वर्ण का जातक और क्षत्रिय वर्ण की जातिका का विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्य निम्न कोटि का हो रहा है और क्षत्रिय उच्च कोटि का, यानी कि यहाँ पे जो जातिका है उसके वर्ण ऊपर हो रहे हैं, मतलब वो श्रेष्ठ हो रही है। तो वर के वर्ण से जातिका का जो वर्ण होना चाहिए वो निम्न कोटि का होना चाहिए, यही बात याद रखनी है। चौथी स्थिति क्या बनती है, अगर वर शूद्र वर्ण का हो और जातिका ब्राह्मण वर्ण की हो रही है तो देखिए विवाह नहीं हो सकता है, 0 अंक मिले। ठीक वही स्थिति कि अगर वर शूद्र वर्ण का होता हो और जातिका क्षत्रिय वर्ण की होती है तो भी विवाह असंभव है। अगर वर्ण शूद्र वर्ण का है और कन्या वैश्य वर्ण की है तो भी विवाह नहीं हो सकता है। और ठीक वही बात, अगर वर शूद्र वर्ण का हो और जातिका भी शूद्र वर्ण से आती हो तो विवाह हो सकता है। अब इसको राशियों पे मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर वर 4 नंबर का बना, मतलब उसकी कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर में बैठे हैं तो वो ब्राह्मण वर्ण का हो गया, और जातिका की कुंडली में चंद्रमा अगर 3 नंबर में बैठे हैं यानी कि शूद्र वर्ण की जातिका है तो विवाह हो सकता है। देखिए यहाँ वर ब्राह्मण जातिका शूद्र, विवाह हो सकता है। पर अगर वर्ण लड़की का या जातिका का 8 का बन रहा हो यानी कि वो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती हो, पर अगर जो वर है वो शूद्र में आता हो तो विवाह नहीं होगा। ये बात इतनी सी ही है। पर अगर यहाँ पे एक बात जो कि परिहार में आती है उसके संक्षेप में आपको बात बता दूं उसके लिए, कि अगर जातिका की राशि, ध्यान से समझिएगा यही सबसे बड़ी और मूल बात है, अगर जातिका की राशि किसी ऐसे वर्ण से आती हो जो उच्च वर्ण की होती हो, जैसे मान लीजिए कि अगर जातिका ब्राह्मण वर्ण की हो और जो वर है वो शूद्र वर्ण का हो रहा है, तो उनके राशियों के अधिपतियों को देख लीजिए। जैसे शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते हैं बुध और शनि, गुरु और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और चंद्रमा वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। परिहार ये कहता है कि अगर वर की राशि या वर का वर्ण निम्न कोटि का बन रहा हो या हीन बन रहा हो, और वर के हीन बनने के बाद की स्थिति अगर उसका वर्ण हीन वर्ण से मेल खाता हो, जैसे वो शूद्र वर्ण से या वैश्य का आ रहा हो या क्षत्रिय का आ रहा हो, और अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण से आती है, तो ऐसी स्थितियों में उन दोनों की राशियों के अधिपतियों को देख लेना चाहिए कि वो क्या उच्च वर्ण के आ रहे हैं क्या। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कन्या जो ब्राह्मण वर्ण की आ रही है और जातक शूद्र वर्ण के अंतर्गत आ रहा है यानी कि वर, तो शूद्र में कौन कौन से 3, 7 और 11, तो 7 नंबर के अधिपति कौन होते हैं, शुक्र होते हैं और बुध होते हैं और शनि होते हैं। तो गौर करिए, तो आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु में से ब्राह्मण वर्ण बन रहा है। ये दोनों जो ग्रह होते हैं वो ब्राह्मण के वर्ण के अंतर्गत या ब्राह्मण गुणों को रखने वाले या ब्राह्मण वर्ण के ग्रह कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह संभव है, ये किया जा सकता है। दूसरे तरीके से अगर इसी को उदाहरण से समझा दूं आपको, तो मान लीजिए कि अगर जातक निम्न वर्ण का बन रहा हो, ध्यान से समझिएगा ये फाइनल बार बता रहा हूं, अगर जातक ब्राह्मण वर्ण का बनता हो और जातिका किसी भी वर्ण की बनती हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विवाह हो सकता है। पर जातिका अगर किसी भी वर्ण की बनती हो तो जातक को अध्ययन में रखना होगा कि वो कौन से वर्ण के अंतर्गत है। आज के कार्यक्रम में मैंने आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास किया था कि कैसे वर्ण जांचना है, जो कि कल के भी कार्यक्रम में सम्मिलित था। आज कैसे उसका मिलान करा जाता है, और ये जो नीचे वाली बात है इसे मैं कल आपको समझाऊंगा।
जहां समझने में आसानी होगी। पुनः इसी बोर्ड को एक बार फिर से लेकर के आपके सामने आऊंगा और बताना तो आज भी बता सकता हूं, पर आज नहीं। ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका परिहार जो है वो कल बताऊंगा, ताकि आप लोग तीनों कार्यक्रम को अच्छे से समझ सकें। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये बातें समझ तो आ गई ना आप लोगों को, एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर ब्राह्मण वर्ण की कन्या, ब्राह्मण वर्ण का वर, तो विवाह हो सकता है। अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो विवाह हो सकता है। अगर वैश्य और ब्राह्मण, तो विवाह हो सकता है। अगर शूद्र और ब्राह्मण, तो विवाह हो सकता है। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो विवाह नहीं हो सकता। ये बात मैंने बता रखी है कि अगर ब्राह्मण वर्ण का जातक हो तो किसी भी वर्ण से विवाह हो सकता है। और वर का जो वर्ण होना चाहिए वो उच्चतम होना चाहिए और कन्या का जो वर्ण होना चाहिए वो नीचे हो सकता है। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, यहाँ शूद्र लड़के के वर्ण को आगे रखना है। ब्राह्मण वो हो तो किसी से करे, अगर शूद्र है तो फिर देखना जरूरी होगा। इसका परिहार वो मैं कल बताऊंगा। अब आइए, आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? एक ही बात तो कही है, और वो ये है, अपनी बुद्धि जब नाश होने लगती है या बुद्धि जब सही नहीं रहती है तो वो विनाश का कारण बन जाती है। क्या आपने अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले अपनी बुद्धि से यह सवाल पूछा था कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके पतन के दरवाजे तो नहीं खुल रहे हैं? या आप इतने वैज्ञानिक तो नहीं हो गए हैं जो आपके पतन के दरवाजे को खोल बैठा हो? क्योंकि ये बात आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गीता का ज्ञान रख लेना, गीता के श्लोक याद कर लेना, गीता का निरंतर पाठ कर लेना, ये बड़ा आसान है, पर उसको जीवन में उतारना वैकुंठ के प्राप्त करने के बराबर है, तो बड़ा कठिन है ये। बुद्धि से हर बार सवाल पूछ लिया करो, हे भाई तू मुझे कहां ले जा रही है? कहीं तेरे कारण मैं अधोगति को तो प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, और कहीं कारण तेरे मैं विनाशत्व को प्राप्त तो नहीं कर जाऊंगा। कहीं मेरी बुद्धि ऐसी तो नहीं कह रही है कि नहीं ये संस्कार छोड़ दो। कहीं मेरी बुद्धि इस चीज का प्रमाण तो नहीं मेरे सामने रख रही है कि नहीं ये गलत है। कहीं मेरी बुद्धि ये तो नहीं बता रही है कि संस्कारों का दोहन करके आगे बढ़ जाओ। कहीं मेरी बुद्धि ये तो नहीं कह रही है कि नहीं संस्कृति, सभ्यता, मानवता, दयालुता, भावना, इन सब का संचार बंद कर दो। तो अगर ये है, और कहीं मेरी बुद्धि इतनी वैज्ञानिक तो नहीं हो गई है कि मेरे ही पूर्व जन्म के कृत्यों को सामने और समझने से इनकार कर रही हो, कहीं मेरी बुद्धि इतनी कलुषित तो नहीं हो गई है कि अपने बड़े और पूर्वजों की वेद विद्याओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये बातें समझ में आ गई होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार कल से बता दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।